हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल द फ्यूचर कोचिंग पर। मैं विवेक आप लोगों के लिए लेके आया हूं एक और सेशन। आज की वीडियो में हम एक मॉक टेस्ट और सोल्व करने जा रहे हैं जो कि आपका रहने वाला है रीजनिंग सेक्शन से। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, साथ में बेल आइकन दबा लेंगे ताकि आपको सभी अपडेट्स और नोटिफिकेशन मिलती रहें। आशा करता हूँ आपकी जो तैयारी है आपके आने वाले यूपी पुलिस एग्ज़ाम की वो आप बहुत अच्छे से कर चुके होंगे और अभी जो आप कर रहे होंगे वो कम्प्लीटली अपना रिवीजन में अपना जो टाइम है वो दे रहे होंगे। आपको रिवीजन में विशेष आपको हिंदी, रीजनिंग और मैथ्स पे ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि जीएस में क्या होता है, जीएस का कोई कंफर्म नहीं होता कि जो आपने पढ़ा है वो आए ही आए। कई बार ऐसा हो जाता है कि हमने बहुत कुछ पढ़ा होता है और हमारा पढ़ा हुआ एक भी क्वेश्चन जो है वो वहाँ सामने हमें नहीं दिखता है। तो आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं वो मैथ, रीजनिंग और हिंदी वाले पोर्शन में कर सकते हैं, उसी को अपना स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट बना के जाएंगे। तो चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ में अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाएंगे ताकि आपको सभी अपडेट्स और नोटिफिकेशन मिलते रहें। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अदरवाइज आप द फ्यूचर कोचिंग 1423 बिना स्पेस दिए अगर आप डाल देते हैं तो भी आप हमारे चैनल पे पहुंच जाएंगे और वहां जाके ज्वाइन बटन पे क्लिक करके हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो मैं हूं विवेक, आप लोगों के लिए लेके आ गया हूं मॉक टेस्ट नंबर 9। दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर देना और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर देना। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन है हमारा डायरेक्शन डिस्टेंस से हमें दे रखा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, सबसे पहले हमें देखिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। हमारा सबसे पहला स्टेप जो होना चाहिए वो कभी भी क्वेश्चन को जल्दबाजी में नहीं पढ़ना है। हमें पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, उसमें देखना है कि क्या पूछा गया है क्या नहीं पूछा गया। कई बार हम एक आधा क्वेश्चन तो अपने सेट में ऐसी गलती कर देते हैं कि हमसे पूछा कुछ जाता है, हम टिक कुछ कर देते हैं। तो लापरवाही देखिए एक एक नंबर की भारी पड़ जाती है। अगर एक क्वेश्चन गलत हो जाता है तो वो सही होने की बजाय अगर गलत हो गया तो 2.5 नंबर चला जाता है। जहाँ 2 आने वाले थे वहाँ 2.5 आपके चले जाएंगे। तो कहीं ना कहीं आपको इस चीज़ का नुकसान देखना है। और 2.5 नंबर पे यकीन मानिए हजारों बच्चा इंटरचेंज हो जाता है कि हजारों बच्चा आपसे ऊपर पहुंच जाएगा। तो 2.5 नंबर को आप छोटा मोटा मत मानिए, पॉइंटों से कट ऑफ रह जाती है बच्चों की। चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, माइकल पूर्व की ओर गाड़ी में 5 मील चला। मान लेते हैं माइकल का जो इनिशियल पॉइंट था वो ये था, यहाँ से वो पूर्व की ओर चल रहा है। आपको पता है राइट हैंड की तरफ पूर्व होता है। यहाँ से पहले हम लाइन को सीधा कर लें तब इसे पूर्व में चलाएंगे। तो यहाँ से वो 5 किलोमीटर पूर्व दिशा में चल रहा है। चलिए चल गया, यहाँ पे पहुँच गया। मान लो 5 किलोमीटर चला, उसके बाद 3 मील उत्तर की ओर चलता है। तो उत्तर की ओर किधर चलेगा, ऊपर की तरफ। तो चलिए हमने मान लिया ये 3 मील है, ठीक है, यहाँ पे आ गया। उसके पश्चात माइकल बाईं ओर मुड़कर 2 मील चला। अब उत्तर की ओर है तो बायां किधर होगा, जो मेरा बायां है वही इसका बायां होगा। 2 मील चल रहा है तो 2 को हम चला लेते हैं यहाँ तक। चलिए यहाँ आ गया, बाईं ओर मुड़कर 2 मील चला और पुनः बाईं ओर मुड़कर बाईं ओर मुड़ा। ठीक है, कि पुनः बाईं ओर। अब बाईं ओर मुड़ेगा तो किधर मुड़ेगा, इधर ही मुड़ेगा। पूछा क्या है, अब माइकल किस दिशा में जा रहा है। तो देखो जब वो यहाँ से बाईं ओर मुड़ा है तो उसका फेस किधर है, नीचे की तरफ। और अगर हम डायरेक्शन बनाएं तो कुछ इस तरीके से बनती हैं, ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ और ये साउथ। तो नीचे की तरफ जो डायरेक्शन है वो कौन सी होती है, साउथ होती है। तो आंसर भी क्या हो जाएगा मेरा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मेरा राइट आंसर, जो कि क्या है, दक्षिण। दक्षिण को ही हम क्या कहते हैं अंग्रेजी में, साउथ बोलते हैं। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। और उम्मीद करूंगा ये चीज़ आप अच्छे से समझ रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कथन और कार्यवाही का है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, सबसे पहले हमें कथन को ध्यान से पढ़ना है। कथन क्या कह रहा है हमारा, दिल्ली में प्रत्येक मानसून में बड़ी संख्या में लोग डेंगू से पीड़ित हो जाते हैं। मतलब यहाँ पे डेंगू बीमारी का हमें कंडीशन बता रखी है कि जैसे ही मानसून आता है वैसे ही दिल्ली में बड़ी संख्या में लोग, क्योंकि आपको पता है डेंगू का जो बीमारी होती है वो मच्छर से फैलती है और मच्छर जो है इसका साफ पानी में होता है। और मानसून में क्या होता है, बारिश होती है। बारिश में जो है घरों में किसी ना किसी बर्तन में, किसी बाल्टी में या किसी ऊपर छत पे पड़े हुए किसी भी वेस्ट मटेरियल में ये पानी जमा हो जाता है और उससे डेंगू की समस्या बन जाती है। तो यही उसमें कथन में कह रखा है कि दिल्ली में प्रत्येक मानसून में बड़ी संख्या में लोग डेंगू से पीड़ित हो जाते हैं। ठीक है, कार्यवाही क्या होनी चाहिए, अब देखो पहली कार्रवाई दे रखी है, शहर के नगर पालिका प्राधिकरण को बरसात के मौसम में डेंगू की रोकथाम और नियंत्रण के लिए तुरंत कदम उठाने चाहिए। बिल्कुल सही बात है। देखिए
कार्रवाई सबसे पहली, अगर भाई बीमारी बढ़ रही है तो कहीं ना कहीं उसकी रोकथाम और नियंत्रण पे काम होना चाहिए। तो बिल्कुल पहली जो मेरी कार्रवाई है वो बिल्कुल ठीक है। दूसरा है, दिल्ली के लोगों को बरसात के मौसम में अन्य शहरों को चले जाना चाहिए। तो देखिए ये कोई परमानेंट इलाज नहीं होता, ठीक है, कि भाई आप अपनी जगह छोड़ के दूसरी जगह चले जाओगे, ऐसा नहीं हो सकता। दूसरा हमारा गलत है। तीसरा देखते हैं, लोगों को मानसून के दौरान मच्छर भगाने वाले साधन उपयोग करने चाहिए। तो ये भी बिल्कुल सही है कि अगर मानसून मानसून क्या हर टाइम ही करना चाहिए, तो लेकिन वहाँ पे बात मानसून की हो रही है, क्योंकि जो क्वेश्चन में कथन दिया हुआ है वो मानसून से रिलेटेड है। तो मानसून के दौरान मच्छर भगाने वाले साधन उपयोग करने चाहिए, यानी कि मेरी पहली और तीसरी कार्रवाई जो है वो बिल्कुल सही होगी। ऑप्शन देखते हैं, केवल एक, केवल दो अनुसरण, अनुसरण केवल दो अच्छा दो, एक और दो अनुसरण, एक और तीन अनुसरण। तो आंसर क्या बनेगा, पहली और तीसरी अनुसरण करती है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा मेरा सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से हमें कथन और पूर्वधारणाएं का दे रखा है। कथन और पूर्वधारणाएं देखिए आपके एग्जाम में जरूर आती है। कह रहा है, इस देश में 18 वर्ष की आयु तक पहुंचने के बाद लोग मतदान कर सकते हैं। तो बिल्कुल ये बात सच है कि भाई 18 वर्ष की आयु के बाद ही कोई भी व्यक्ति मतदान कर सकता है, ठीक है। अब पूर्व धारणा क्या है, स्वतंत्रता से पहले कोई मतदान प्रक्रिया नहीं थी। देखिए पहले तो यहाँ पे स्वतंत्रता से पहले या स्वतंत्रता के बाद की कोई बात ही नहीं की गई है, खत्म। 18 वर्ष की आयु में मतदाता किसी व्यक्ति को वोट देने के बारे में परिपक्वता से निर्णय ले सकता है। देखिए बिल्कुल सही बात है। देखिए जब कोई कथन बना है तो उसके पीछे क्या रीजन होगा कि भाई अगर कोई वोट डालने जा रहा है तो उसे पता तो होना चाहिए कि वो किसे चुन रहा है किसे नहीं। तो जब 18 वर्ष की उम्र हो जाती है तो व्यक्ति जो है परिपक्वता होती है, मैच्योरिटी, ठीक है। क्या होती है परिपक्वता, मैच्योरिटी। तो बिल्कुल 18 वर्ष की आयु आने पे बच्चे में जो है किसी भी या फिर किसी भी मतदाता में परिपक्वता यानी कि मैच्योरिटी आ जाती है और वो अपने कैंडिडेट को सेलेक्ट कर सकता है। तो यहाँ पे जो सेकंड वाली जो पूर्वधारणा है वो बिल्कुल सही होगी। यदि कथन में केवल एक पूर्वधारणा निहित है, पूर्वधारणा दो, तो दूसरा जो आंसर होगा वो मेरा बिल्कुल सही होगा, क्योंकि स्वतंत्रता की तो कोई बात ही नहीं कर रहा है यहाँ पे। स्वतंत्रता से पहले कोई मतदान प्रक्रिया नहीं थी, तो ऐसा तो नहीं था, पहले भी होती थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। 6 लड़के ए बी सी डी ई और एफ एक पंक्ति में उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठे हैं। डी ए और सी के मध्य में बैठा है, बी सी के ठीक दाईं ओर है और एफ के बाईं ओर है। ई दाएं छोर पर नहीं है, दाएं छोर पर कौन है। चलिए सोल्व करते हैं। ए बी सी डी ई एफ एक पंक्ति में उत्तर दिशा की ओर बैठे हैं, डी ए और सी के मध्य में बैठा है। अब देखिए डी जो है बी सी के दाईं ओर है, ठीक दाईं ओर है, तो बी जो है वो सी के ठीक दाईं ओर है और डी ए और सी के बीच में, तो सी तो मेरे पास यहाँ आ गया, तो डी यहाँ आ जाएगा, ए यहाँ पे आ जाएगा, डी ए और सी के बीच में भी आ गया। बी सी के ठीक दाईं ओर है, तो ये तो हो गया हमारा, ये रहा। और एफ के बाईं ओर है, और एफ के बाईं ओर है। ई दाएं छोर पर नहीं है। अब देखो ई अगर दाएं छोर पे नहीं होगा तो ई बाएं छोर पे होगा। तो 1 2 3 4 5 6 पूछा क्या है, दाएं छोर पर कौन है, तो दाएं छोर पे कौन बच गया, एफ बच गया। तो यहाँ भी मेरा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मेरा इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर। तो देखिए जब भी आपको डायरेक्ट जो सिटिंग अरेंजमेंट है वो हमेशा ध्यान रखना है, सिटिंग अरेंजमेंट हमेशा आपको फिक्स कंडीशन से शुरू करना है। और फिक्स कंडीशन कौन सी होती है, जिसमें आपको लेफ्ट या राइट जो है वो क्लियरली बता रखा हो, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। विमल एवं कमल एक पंक्ति में क्रम से बाएं से 7वें एवं दाएं से 13वें स्थान पर है। मतलब विमल है बाएं से 7वां स्थान पे, कि मान लेते हैं यहाँ से विमल जो है वो 7वें स्थान पे है और यहाँ से कमल जो है वो दाएं से कौन से स्थान पे है, 13वें स्थान पर। यदि कक्षा में कुल 26 छात्र हैं तो विमल का स्थान दाएं से कौन सा होगा। तो अब मुझे बताओ 13 और 7 20,
अच्छा, विमल एवं कमल पंक्ति में क्रम से सात और 13वें हैं। यदि कक्षा में कुल 26 छात्र हैं तो विमल का स्थान दाएं से कौन सा? देखिए आपको पता है ये 7 ये 13 20, यानी कि 6 लोग का इनके बीच में बैठे हैं, ठीक है। अब हमसे पूछा है विमल का स्थान दाएं से कौन सा, तो 13 ये रे, 13 और 6 19, 19 और 1 20। तो यहाँ पे भी राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरा? राइट आंसर हो जाएगा मेरा ऑप्शन नंबर ए, जो कि कितना है 20, मतलब दाएं से उसका स्थान 20वां हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कोडिंग डिकोडिंग से। कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा कि भाई एक निश्चित कूट भाषा में बाइलेटरल, तो शब्द क्या है मेरा? BILATERAL। बाइलेटरल को क्या लिखा है उसने? XMHEP, तो XMHEP हमसे क्या पूछा है? स्टेटमेंट पूछा है, तो STATEMENT, स्टेटमेंट का मुझसे पूछा है। अब देखिए बी कितने पे आता है? 2 पे। ये कितने पे आएगा? 9। एल कितने पे? 12, 1, 20, 5, 18, 1 और 12, ठीक है। एक्स कितने पे आता है? 24 पे। ये 13, ये 8, ये 5, ये 16, 9, 14, 5 और 8। अब देखो 2 से 24 हो गया तो 22 प्लस तो होगा नहीं, 9 से 13 हो रहा है तो प्लस 4 हो रहा है इसमें, 12 से 8 हो गया तो माइनस 4 हो रहा है, 1 से 5 हो गया प्लस 4 हो रहा है, 20 से 16 हो गया माइनस 4 है, प्लस 4 माइनस 4 प्लस 4 माइनस 4, तो ये क्या होगा? माइनस 4 होगा। अब देखो बी से ए, जेड, वाई, एक्स, तभी तो आया भाई। बी से मैंने ए पे गया, जेड पे गया, वाई पे गया और एक्स पे आ गया। एक्स वाई जेड ए, 4 माइनस हो क्या आ रहा है? तो एस कितने पे आता है? 19 पे। 19 में से 4 घटाऊंगा क्योंकि पहला माइनस हो रहा है, 19 में से 4 घटाऊंगा 15, 15 क्या होता है? ओ, तो ओ से शुरू हो रहा होगा ऑप्शन, तो पहला ऑप्शन तो मेरा आंसर है ही नहीं। ओ ओ ओ। चलिए टी कितने पे है? 20 पे, और 20 में 4 जोड़ूंगा 24, 24 पे क्या आएगा? एक्स, तो ओ के बाद एक्स आ रहा होगा, बिल्कुल तीनों में एक्स ही आ रहा है, कोई बात नहीं। ए है तो एक से देखो यहाँ पे एक्स आया तो यहाँ पे क्या आएगा? डब्लू आ जाएगा, तो ओ एक्स डब्लू ये रे OXW, तो मतलब ये वाला भी खत्म हो गया क्योंकि यहाँ तो O XX चल रहा है। टी से फिर एक्स हो जाएगा ये, क्योंकि टी से प्लस 4 हो जाएगा भाई, माइनस 4 प्लस 4 माइनस 4 प्लस 4, और एक्स आना चाहिए, एक्स मेरा यहाँ पे चलिए दोनों में आ रहा है, कोई बात नहीं। अब ई कितने पे? 5, 5 में से 4 घटाएंगे एक ही बचेगा, ए आ जाएगा। एम 13, 13 4 17, क्यों आना चाहिए? ई से 4 घटाएंगे ए आ जाएगा, NOPQR, और 20 से 16, 16 पे कौन आता है? पी, लास्ट में पी आ रहा होगा। ऑप्शन क्या थे मेरे? ये वाला है या ये वाला है? अब तो मैंने पूरा ही सोल्व कर दिया। OXWX, तो OXWX इसमें भी है, OXWX इसमें भी है। ए क्यों ARP, ए क्यों, अच्छा इसमें तो पहले ही नहीं है, AARP तो खत्म हो गया, ए क्यों ARP, तो राइट आंसर क्या होगा मेरा? ये वाला ऑप्शन हो जाएगा, जो बी वाला दे रखा है मुझे तीसरे नंबर पे, ये हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर, ठीक है। तो राइट आंसर क्या है? कोडिंग डिकोडिंग था। अच्छे क्वेश्चन बन जाते हैं कई बार कोडिंग डिकोडिंग से। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए राघवी ने कहा, वह मेरे पिता की माँ की इकलौती बेटी का इकलौता भाई है। उस व्यक्ति का राघवी से क्या संबंध है? देखिए अच्छा क्वेश्चन है, ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन अक्सर आपके एग्जाम्स में पूछे भी जाते हैं। एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए राघवी ने कहा, किसने कहा? राघवी ने कहा। तो चलिए हम राघवी से शुरू कर देते हैं कि भाई हमने जो क्वेश्चन शुरू करा वो किससे करा? राघवी से करा।
अब राघवी क्या कहती है कि वह मेरे पिता, किसके पिता, राघवी के पिता की माँ, यानी कि राघवी की दादी की इकलौती बेटी, तो इसकी बहन का इकलौता भाई है। तो इकलौता भाई कौन है, पिता। तो उस व्यक्ति का राघवी से क्या संबंध है, तो यही कौन है, वो आदमी है, और आदमी राघवी का कौन है, पिता है। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पे आपका राइट आंसर, ये सी है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। ठीक है, पिता इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। सेशन पसंद आ रहा है तो देखिए एक बार सेशन को लाइक कर देंगे आप जरूर, और दोस्तों के साथ वीडियो को जो है एक बार लिंक उठा के अपने जितने भी आपके स्टडी ग्रुप हैं एक बार शेयर कर दीजिए, क्योंकि यूपी पुलिस का जो एग्ज़ाम है आपको 99% जो क्वेश्चन है वो आपको इन्हीं टाइप के क्वेश्चन में से देखने को मिलेंगे, केवल उनमें डिजिट चेंज होगी, और हो सकता है 2-4 क्वेश्चन तो आपको सेम डिजिट के साथ भी आपको एग्जाम में मिल जाएं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा डाइस का आ गया है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे कि नीचे एक ही पासे के 4 प्रारूपों को दर्शाया गया है। इस पासे के 2 बिंदुओं वाले फलक के सामने यानी कि विपरीत फलक पर कितने बिंदु होंगे। मतलब मुझसे क्या पूछा है, 2 के विपरीत पूछ रहा है। ठीक है, अब देखो आपको पता है जब हम पासा पढ़ते हैं तो उसमें एक सरफेस कॉमन, 2 सरफेस कॉमन, ये वाली कंडीशन पढ़ते हैं। तो देखो 2 कहाँ कहाँ आ रहा है, देखो एक तो ये रहा 2, इस वाले पासे में भी 2 है, इस वाले पासे में भी 2 है। ठीक है, अब देखो अगर यहाँ 1 और 3 है तो यहाँ तो नहीं है 1 और 3, चलिए कोई बात नहीं। उसके बाद 1 3 यहाँ भी नहीं है, 3 और 5 है यहाँ पे, तो 3 और 5 भी नहीं है। चलो तो हम सोल्व कर लेते हैं। कैसे सोल्व करेंगे कि हम 2 पासे ऐसे उठाएंगे जिनमें एक एक नंबर कॉमन हो। जैसे 2 3 5 है यहाँ पे, तो यहाँ कितना कितना है, 6 4 5। तो देखो पहले और दूसरे में मेरा क्या कॉमन है, 5 कॉमन है। अब मैं 5 से शुरू करता हूँ, क्लॉकवाइज चलूंगा। अब क्लॉकवाइज चलूंगा तो 5 से क्या आएगा, 5 से मेरा आएगा ये वाला नंबर, और इससे कौन सा आएगा, ये वाला नंबर। तो 5 3 2, यही है ना, कि पहले 5, फिर 5 से इस पे आएंगे, और फिर इससे कहाँ जाएंगे, इस पे आएंगे। तो पहले आएगा मेरा 5, फिर आएगा 3, फिर आएगा 2। ठीक है, 5 3 2 आ गया। अब सेम हम इसमें भी करेंगे, 5 4 6, तो 5 4 6। अब मुझसे क्या पूछा है, 2 बिंदुओं वाले फलक के विपरीत पूछा है, तो 2 के विपरीत क्या आ रहा है, यहाँ पे 6 आ रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा मेरा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मेरा यहाँ पे राइट आंसर। आप किसी और से भी कर सकते हैं, देखो 1 2 3 है जैसे इसमें, तो इसमें 1 ही आ रहा है। तो चलिए 1 2 3, मैंने तीसरे और चौथे को पासे को लिया इस बार। अगर क्वेश्चन सही होगा तो इससे भी आंसर सही आएगा। 1 2 3 हो गया, 1 6 4, तो 1 6 4। देखो 3 के विपरीत क्या है, 4, 3 के विपरीत यहाँ भी 4 है, 2 के विपरीत क्या है, 6, 2 के विपरीत यहाँ भी 6 है। अब 5 के विपरीत 5 तो होगा नहीं, तो जो मिसिंग नंबर है कौन सा है, 5 के विपरीत आ जाएगा 1, और यहाँ 1 के विपरीत क्या आ जाएगा, 5। तो ये दोनों कोई सा भी आप उठा सकते हो, सबसे जो आंसर आएगा वो सेम ही आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका आंसर हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा, 6 इसका आंसर होगा। 2 के विपरीत जो नंबर होगा वो हमारा क्या होगा, 6 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उस विकल्प का चयन करें जो अन्य विकल्पों से भिन्न है। मतलब हमें आप इसमें ओड वन फाइंड करना है। अब ओड वन फाइंड कैसे करेंगे, देखो आकृति दे रखी है हमें, आकृतियों के बिहाफ पे तो देखो ये फाइंड नहीं होगा। कैसे, यहाँ त्रिभुज है, यहाँ वृत्त है, यहाँ स्टार है, यहाँ आयत है, यहाँ वर्ग है, यहाँ वृत्त है, यहाँ स्टार है, यहाँ एरो है। लेकिन हम एक चीज़ देख रहे हैं कि अगर त्रिभुज 1 था तो वृत्त 2 हैं, जस्ट डबल हो गया। स्टार 4 हैं तो 1 2 3 4, ये भी 4 हैं, चलिए कोई बात नहीं। यहाँ वृत्त 2 हैं तो वर्ग कितने हैं, 4 हैं। यहाँ एरो 3 है तो ये कितने, स्टार 6 हैं। तो हर आकृति में पहली संख्या दूसरे की डबल हो रही है। जैसे त्रिभुज का डबल हो गया, वृत्त का डबल हो गया, और एरो का भी डबल हो गया। लेकिन इस वाली आकृति में जो सेकंड नंबर पे है उसमें जितनी संख्या नीचे है उतनी ही ऊपर है। तो ओड वन कौन सी हुई, बी वाली ही हो जाएगी मेरी ओड वन यहाँ पे। तो सिंपल था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मेरा वेनार 1 से है, अच्छा क्वेश्चन है, समझ लेंगे ध्यान से। 1000 व्यक्तियों पर सर्वे के दौरान हिंदी, अंग्रेजी तथा संस्कृत
जानने वाले व्यक्तियों का आरेख निम्न है कि भाई 200 लोग अंग्रेजी जानते हैं, हिंदी जानते हैं 220 और 170 जानते हैं अंग्रेजी। तीनों भाषाएं जानने वाले तथा तीनों भाषाएं जानने वाले, अब देखो तीनों भाषाएं जानने वाले कितने हैं, 100 हैं, क्योंकि ये जो बीच में नंबर होता है तीनों डायग्राम के अंदर वो किसको रिप्रेजेंट करता है, तीनों को, तो ये हो गया 100। तीनों भाषाएं जानने वाले तथा संस्कृत न जानने वालों का अनुपात क्या क्या होगा, तो अनुपात पूछा है तीनों जानने वाले और संस्कृत न जान, मतलब देखो मुझे वो नंबर चाहिए, वो नंबर नहीं चाहिए जो संस्कृत में आता है, क्योंकि ये तो कह रहा है संस्कृत न जानने वाले, तो ये तो सब संस्कृत वाले हैं। बचे कौन से, 200, 120, 320, 340 और 200, 540, तो ये बना मेरा 540। जीरो से जीरो कट गया, 2 से कट जाएगा, 2 पंजे 10 और 2 से इसे काटा 27, तो मेरा जो आंसर बनना चाहिए वो बनना चाहिए 5:27। ऑप्शन है बिल्कुल बी ऑप्शन जो दे रखा है मुझे, 5:27 ही दे रखा है, तो मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे 5:27। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हमारा बी ऑप्शन होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से हमारा देखो आकृतियों पे बेस्ड है। नॉन वर्बल रीजनिंग का पार्ट भी आपके यूपी पुलिस के एग्जाम में पूछा जाता है। दिए गए प्रश्न में संबंधित आकृति का चयन कीजिए। अब प्रश्न, अब देखो हमें क्या बताना है, इसमें मिसिंग आकृति बतानी। अब देखो यहाँ पे क्या है, वर्ग है और फिर मेरी 3 एरो बनी हुई हैं, तो यहाँ पे देखो इसका उल्टा कर दिया इसने कि ये जो है ये वाली लाइन इधर आ गई, 1 2 3 लाइन ये रही और वर्ग मेरा ये रहा, मतलब जो इधर था वो इधर आ गया। अब सेम इसमें भी देखो, अब इसमें देखो यहाँ पे जो था, जो ये वर्ग बना हुआ था ये अलग था इससे, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, लाइन से टच है। तो पहले तो मुझे यही चीज़ देखनी है कि किस वाली आकृति में लाइन से टच है, तो देखो इसमें टच नहीं है, ख़त्म, इसमें भी टच नहीं है, ख़त्म, इसमें टच है, इसमें टच है। अब लाइन कितनी है, 1 2 3, लाइन कितनी है 1 2 3, यहाँ कितनी है 2, तो ये भी ख़त्म। तो आंसर क्या हो जाएगा मेरा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मेरा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट, अच्छा ये 2 बार आ गया, क्वेश्चन रिपीट बहुत हो रहे हैं, चलिए कोई बात नहीं। इसका आंसर क्या बनेगा हमारा, पिछला क्वेश्चन है ये, तो बिल्कुल सी ऑप्शन हो जाएगा मेरा यहाँ पे करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सीता को याद है कि वह अपने भाई से शनिवार को मिली थी जो कि किसी विशेष माह की, अब देखिए विशेष माह कौन सा होता है, जिसमें अलग दिन पड़े, और ऐसा माह जो आता है वो आपको पता होना चाहिए फरवरी होती है। क्यों, क्योंकि इसमें जो है कभी कभी 29 दिन आते हैं, ठीक है, वरना सब तो नॉर्मल है, लेकिन फरवरी में जो है कभी कभी आते हैं, तो यानी कि वो 20 फरवरी और देखिए स्पेशली यहाँ विशेष माह जो होगा वो 29 तारीख वाला होगा। 28 तो सब में होते हैं, 28 तो हर फरवरी में आएंगे, लेकिन विशेष कब बनेगा, जब उसमें 29 आएगी। तो भाई से शनिवार को मिली थी जो कि किसी विशेष माह की 20 तारीख के बाद थी। अच्छा 20 फरवरी के बाद थी। चलिए, यदि उस माह की पहली तारीख मंगलवार को थी तो सीता किस तारीख को अपने भाई से मिली थी। देखिए अगर 1 तारीख को मंगल है तो जस्ट इसके 7 दिन बाद यानी कि 8 तारीख को भी मंगल होगा, 15 तारीख को भी मंगल होगा, और 15 और 7 22 तारीख को भी मंगल होगा। और वो किस दिन मिली है, वो मिली है शनिवार को। तो बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और ये शनिवार, तो 23 24 25 और ये कौन सी तारीख आ जाएगी, 26 तारीख आएगी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 26 तारीख को मिली थी, यही पूछा है ना, तो सीता किस तारीख को अपने भाई से मिली थी। तो यहाँ पे आपको पता है देखो 1 को अगर मंगल है तो 1 से सीधा 22 को भी मंगल आएगा, आप सीधा भी निकाल सकते हो, 1 और 7 8, 8 7 15, 15 और 7 22, 22 को अगर मंगल है तो 23 को बुध, 24 को बृहस्पति, 25 को शुक्रवार और 26 को शनिवार, और आपको पता है वो जो है शनिवार को ही अपने भाई से मिली थी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मेरा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। समझ में आ रही होंगी चीज़ें। देखिए ये क्वेश्चन आपका पिछली बार की जो यूपी पुलिस की परीक्षा हुई थी जो कैंसिल हुई थी, हर शिफ्ट में आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया था। किस तरीके से है, देखिए दिए गए प्रश्न में अक्षरों का कौन सा समूह खाली स्थानों पर क्रमवार रखने से दी गई श्रृंखला को पूरा करेगा।
अब होता क्या है इस टाइप के क्वेश्चन में, हमें कुछ लेटर लिख के देते होते हैं, कुछ सीरीज बनी होती है, लेकिन उसमें कुछ ब्लैंक स्पेस होता है, वो ब्लैंक स्पेस हमें भरना होता है। आपको क्या करना है, देखो आपको सिंपल सबसे पहले ये सारे लेटर गिनने हैं स्पेस सहित। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, मेरी जो सीरीज है वो टोटल 12 लेटर की है। अब 12 लेटर में देखो पेयर क्या बन सकते हैं, 2 के बन सकते हैं, 3 के बन सकते हैं, 4 के बन सकते हैं, 6 के तो नहीं बनेंगे, 2 3 और 4 के बन सकते हैं। मतलब ये इस तरीके से बन सकता है, इस तरीके से, इस तरीके से बनेगा। ठीक है, पहले मैं 2 से ही चेक करता हूं, क्या पता 2 से ही आंसर आ जाए हमारा। ये इस तरीके से, ठीक है। अब देखो यहाँ पे भी ए है, यहाँ पे भी बी है, और यहाँ पे भी बी है। अब बचता क्या है मेरे पास, अब देखो एक बात देखो, ए से पहले क्या है, बी है, ए से पहले बी है, तो ए से पहले यहाँ पे भी क्या आना चाहिए, बी आना चाहिए। अच्छा यहाँ तो बी आ रहा है ना, ठीक है कोई बात नहीं। अगर मैं यहाँ पे बी रखूँ तो ए बी बी ए, इसे भी रख के देखें ए बी बी ए, और इसे भी रख के देखें ए बी बी ए। तो कहीं ना कहीं देखो मेरी सीरीज बन रही है ए बी बी ए बी बी ए बी बी ए, 2 4 6 8 10 12, तो ये सीरीज बन रही है मेरी बिल्कुल। अब देखो मैंने रखा क्या क्या है, बी रखा है यहाँ पे, फिर यहाँ पे भी बी रखा है, और यहाँ पे भी 3 बार बी आना चाहिए। तो देखो ऑप्शन में है भी 3 बार बी। अगर देखो इस क्वेश्चन का मैं आपको बता दूं, कई बार ऐसा होता है कि भाई हमारे इसमें पैटर्न समझ में नहीं आता। अगर आपके पास टाइम है इस क्वेश्चन को करने का, तो आप क्या करो, 4 जगह अपने क्वेश्चन को लिख लो। अगर टाइम है तो करना है ये, देखिए टाइम नहीं है तो फिर तो टाइम गंवाना तो है नहीं। लेकिन अगर मेरे पास 10-5 मिनट हैं और मैं इसी क्वेश्चन को करना चाहता हूँ, तो आप क्या करो, चारों ऑप्शन लिख लो। चारों ऑप्शन नहीं, 4 बार क्वेश्चन को लिख लो। ठीक है, स्पेस छोड़ते रहो और क्वेश्चन लिख लो। मतलब जहाँ स्पेस छूट रहा है, मान लो ए, फिर स्पेस है तो ऐसे लिख दो, फिर बी ए है, फिर ऐसे लिखो स्पेस, बी डबल ए है वैसे, फिर स्पेस है, फिर बी है, फिर डबल ए है, फिर स्पेस है, फिर बी है, और फिर ए है। तो जैसे इस तरीके से लिखा है उसे 4 बार लिख लो, क्योंकि 4 ऑप्शन होंगे, और फिर एक एक करके चारों ऑप्शनों को उसमें फिल कर दो। कहीं ना कहीं तो आपको पैटर्न मिल ही जाएगा, तो आपका नंबर तो पक्का हो जाएगा ना, क्योंकि नंबर चाहिए हमें, कैसी आए हमारे पास। और ये तब करना है लेकिन जब हमारे पास लास्ट में समय बच जाए। ठीक है, एग्जाम के बीच में ये चीज़ नहीं करनी, क्योंकि जितने में हमारा ये सवाल होगा इतने में तो हम 10 सवाल और कर लेंगे, बाद में देखेंगे इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका मुंह दक्षिण पश्चिम दिशा में है। चलिए डायरेक्शन टेस्ट का एक और क्वेश्चन आ गया हमारा। अब दक्षिण पश्चिम दिशा कौन सी होती है, ये वाली। यदि आप 135 डिग्री बाईं ओर मुड़ जाएं तो आपकी दिशा क्या होगी। अब देखिए अगर मैं ऐसे खड़ा हूं तो मेरा बायां किधर होगा, इधर होगा, दायां किधर होगा, ऊपर की तरफ होगा। 135 का मतलब है 45 ये और 90 ये, तो आपकी दिशा क्या होगी, देखो यहाँ, और कौन सी 135 डिग्री बाईं ओर, तो बिल्कुल मैं 135 डिग्री बाईं ओर घूम जाऊंगा, तो मेरी दिशा जो होगी वो पूरब दिशा होगी। तो आंसर क्या होगा मेरा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मेरा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, जो कि क्या है हमारा, पूरब। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ब्लड रिलेशन से है। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा आज का, प्रेरणा सुधीर की पुत्रवधू और विभोर की भाभी है। चलिए प्रेरणा, देखिए पुत्रवधू कौन होती है, बेटे की पत्नी। ठीक है, ध्यान रखना बहू शब्द जो होगा यूज, वो हमेशा बेटे की पत्नी के लिए होगा, और अपनी वाइफ के लिए जो यूज होगा वो पत्नी शब्द यूज होगा। बहू शब्द हो गया, पुत्रवधू हो गया, वो बेटे की पत्नी के लिए। तो प्रेरणा सुधीर की पुत्रवधू है, तो यहाँ पे हम सुधीर से शुरू करते हैं। सुधीर है, सुधीर का कोई लड़का है, उसकी पत्नी कौन है, प्रेरणा। ठीक है, और विभोर की भाभी है, तो विभोर की भाभी है तो कहीं ना कहीं विभोर जो होगा वो इसका भाई होगा। चलिए, आकाश सुधीर का पुत्र और विभोर का अकेला भाई है। विभोर का अकेला भाई कौन, ये होगा, और आकाश आपको पता है सुधीर का पुत्र भी है। चलिए आकाश इसका हस्बैंड हो गया। प्रेरणा का आकाश से संबंध बताइए, तो प्रेरणा का आकाश से संबंध होगा पति का। अच्छा, प्रेरणा का आकाश से संबंध बताना है ना,
तो से किसके बाद आ रहा है हमारा, जिसके बाद भी से आ रहा हो वो आदमी दूसरे को क्या कहेगा, तो हमें बताना है ये जो आकाश है ये प्रेरणा को क्या कहेगा। तो आकाश जो है प्रेरणा को, आपको पता चल ही गया होगा अब तक, तो क्या कह रहा है, पत्नी कह रहा है, क्योंकि दोनों आपस में क्या है, हस्बैंड वाइफ हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मेरा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, क्वेश्चन नंबर 17। और क्वेश्चन नंबर 17 में हमें क्या कहा है, सबसे पहले हम इसके निर्देश पढ़ेंगे कि प्रश्न संख्या 17 से 19 निम्नलिखित विकल्पों में से विषम संख्या शब्द अक्षर का चयन करें। मतलब हमें ओड वन फाइंड करना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या है हमारा, 1984, 2024, 1876 और 2014। कैलेंडर का क्वेश्चन है एक तरीके से, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें ये सारे सन दिख रहे हैं। अब देखिए आपको पता है कैलेंडर में दो तरीके के वर्ष होते हैं, क्योंकि वर्षों की संख्या ही तो दे रखी है हमें यहाँ पे। कैलेंडर में दो तरह के वर्ष होते हैं आपके, कौन कौन से, एक आपका लीप वर्ष और एक आपका साधारण वर्ष, ठीक है। साधारण वर्ष आपको पता है 365 दिन का होता है, और लीप वर्ष जो होता है वो आपका 366 दिन का होता है, जिसमें फरवरी 29 दिन की हो जाती है। साधारण वर्ष में या बाकी में फरवरी 28 दिन की होती है। अब हमें पता करना है कि भाई इनमें से, मुझे तो लग रहा है कि पैटर्न जो बनेगा वो यही बनेगा कि कौन सा लीप वर्ष है कौन सा नहीं है। अब देखिए किसी भी वर्ष को लीप वर्ष है या नहीं है चेक करने के लिए 4 से भाग करते हैं, वर्ष को 4 से भाग करते हैं। अब अगर वो पूरा का पूरा कट रहा है तो हमारा लीप वर्ष होगा, नहीं तो नहीं होगा। अब मैं 1984 को अगर 4 से, और देखो 4 की विभाजकता क्या कहती है, 4 की विभाजकता कहती है कि यदि किसी अंक के आखिरी के 2 नंबर या आखिरी के 2 अंक 4 से पूर्णतः विभाजित हों तो वो संख्या भी 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। अब देखिए 1984 है, 4 से डिवाइड करना है तो पूरे को नहीं करेंगे, हम केवल 84 को डिवाइड करेंगे। तो 4 दूनी 8, 4 एकम 4, कट गया पूरा, तो ये तो लीप वर्ष है। 4 से 24 को काट सकते हैं, 6 बार कट जाएगा, ये भी लीप वर्ष है। 4 से 1876 को काटेंगे, 4 एकम 4, 4 नीम 36, तो 1976 ये भी कट गया। 4 से 14 को काटेंगे, कटेगा नहीं, कटेगा, तो आंसर भी क्या हो जाएगा मेरा 2014। किस बाकी सारे हमारे लीप वर्ष हैं, लेकिन 2014 एक लीप वर्ष नहीं है। तो उम्मीद करूंगा ये चीज़ आप अच्छे से समझ गए होंगे किस तरीके से हमें किसी वर्ष को लीप वर्ष पता चलना है। और लेकिन एक ध्यान रखना है, जब भी आपसे शताब्दी वाला वर्ष पूछा जाए, शताब्दी वर्ष को हम किससे डिवाइड करते हैं, 400 से डिवाइड करते हैं, ये भी ध्यान रखना। जैसे मैं तुमसे पूछूं 2000, मैं आपसे पूछूं 1600, मैं आपसे पूछूं 1800, मैं आपसे पूछूं 1700, मैं आपसे पूछूं 1900, क्या ये लीप वर्ष हैं? तो आप इनको डिवाइड करने के लिए 4 से ना करके किससे करेंगे, 400 से करेंगे। मतलब जिस नंबर के बाद में जीरो आ रही हैं वो हमेशा चार सौ से डिवाइड होगा। ठीक है, तो शताब्दी वर्ष कौन से, जिनमें लास्ट में जीरो आती हैं, वो 400 से डिवाइड होते हैं, और नॉर्मल आपके 4 से भाग हो जाते हैं। तो उम्मीद करूंगा आपसे ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी बिल्कुल। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 18, जिसमें हमें, आपको पता है 17 में बता दिया था कि 17, 18, 19 पे हमें विषम छांटना है, ओड वन फाइंड करना है। तो प्रस्तावना, ग्रंथ सूची, पत्रकारिता, विषय वस्तु, इन चारों में से अलग कौन सा है। देखिए आपको पता है किसी भी किताब का हिस्सा जो होता है वो प्रस्ताव, किसी भी किताब की जो शुरुआत होती है वो प्रस्तावना से होती है। ग्रंथ सूची हमारी बिल्कुल उसी से रिलेटेड है कि भाई हमारे इस ग्रंथ में क्या क्या लिखा हुआ है। विषय वस्तु यानी कि जो सब्जेक्ट वो है हमारा, सब्जेक्ट के अंदर जो डाटा है वो किस बेस पे दिया हुआ है। पत्रकारिता, तो पत्रकारिता तो देखिए एक अलग चीज़ होगी, जर्नलिज्म हो गया, अलग चीज़ें। लेकिन यहाँ पे ये तीनों जो हैं ये किसी बुक के पार्ट हैं, ठीक है, पार्ट ऑफ बुक, पार्ट्स ऑफ आ बुक। भाई प्रस्तावना भी, ग्रंथ सूची भी और विषय सूची भी। लेकिन पत्रकारिता क्या है, पत्रकारिता तो उसे छापने का काम है, ठीक है। तो छापने की तो बात कर ही नहीं रहा,
हमसे तो किताब की बात कर रहा है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा। ऑप्शन क्या क्या दिए हुए हैं हमें, ये भी हमें ओड वन फाइंड करना है क्योंकि 17, 18, 19 की सीरीज थी हमारी। क्वेश्चन है KOM, तो अलग अलग लिख लेते हैं हम इन्हें, KOM। दूसरा क्या है RVT। तीसरा क्या है हमारा DHF। और चौथा क्या है हमारा WYX। अब देखते हैं हम KLM +2 NO +2 RHT UV, मतलब ये भी एक ही पैटर्न पे चल रहा है, ये भी DEF +2 GH +2, ये भी चल रहा है, सही है। WX यहाँ कितना हो रहा है, +1 हो रहा है। XY +1 हो रहा है। तो अलग कौन सा चल रहा है, WXY वाला, यानी कि WYX वाला। तो आंसर भी क्या हो जाएगा, WYX। राइट आंसर क्या है मेरा, WYX। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 19। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आज के सेशन का जो है वो लास्ट क्वेश्चन रहेगा। लास्ट क्वेश्चन चलते चलते हम कर जाते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन, विदर्भ का स्थान उसकी कक्षा में ऊपर से 12वां है, पुलकित का स्थान उसी कक्षा में नीचे से 18वां है, जो विदर्भ से 8 स्थान पीछे है। कक्षा में कुल कितने छात्र हैं। देखिए विदर्भ का स्थान किसी कक्षा में ऊपर से 12वां है, तो मैं अगर स्टार्टिंग से लेता हूं तो टॉप से 12th नंबर पे कौन है, विदर्भ है। ठीक है, यहाँ पे कौन है, विदर्भ है। आगे क्या कह रहा है, पुलकित का स्थान उसी कक्षा में नीचे से 18वां है, मतलब लास्ट से कौन है, 18 नंबर पे कौन है, पुलकित है। ठीक है, जो विदर्भ से 8 स्थान पीछे, देखो 8 स्थान पीछे का मतलब है वो और आगे होगा इससे। तो 1 2 3 4 5 6 7 लोग बीच में बैठे हैं, 8वां कौन है, पुलकित है। तो कक्षा में कुल कितने छात्र हैं, तो आपको पता है 12 + 7 और +18, तो 12 18 30, 30 और 7 37। तो कक्षा में कुल लोगों की संख्या कितनी है, 37 है। ऑप्शन नंबर बी। इस क्वेश्चन का हो जाएगा हमारा राइट आंसर 37, जो कि है ऑप्शन नंबर बी पर। और उम्मीद करूंगा आज का सेशन जो है वो आपको पसंद आया होगा। और अगर सेशन पसंद आया है तो आप एक बार वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें, और साथ में चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ में हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दिया जाएगा, या फिर आप डायरेक्ट टेलीग्राम के सर्च बॉक्स में द फ्यूचर कोचिंग डाल देंगे तो तब भी आप हमारे चैनल पे पहुंच जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए तैयारी करते रहिए, एंजॉय करते रहिए, बर्डन नहीं लेना है। मैंने कल के सेशन में भी आपसे बताया था कि बिल्कुल भी बर्डन नहीं लेना है एग्ज़ाम को लेके। एग्ज़ाम अच्छा होगा, अगर आपने तैयारी अच्छे से की होगी तो आपका एग्ज़ाम भी बहुत अच्छा जाने वाला है। अब देखिए डिपेंड करेगा उस दिन जिस दिन आपका एग्ज़ाम है, कितना आपका माइंड चलता है, कितना नहीं चल पाता है। तो ये सब चीज़ें उसी दिन के ऊपर छोड़ दीजिए, आप केवल रिवीजन कीजिए, अच्छे से टाइम दीजिए। 12 से 15 घंटे आपको पढ़ाई करनी है डेली, क्योंकि अब ये 8-10 दिन जो बचे हुए हैं, आज 13 तारीख हो गई है, 14 तारीख है आज। और 14 के बाद देखिए कल 15 अगस्त हो जाएगा। 15 अगस्त में कहीं ना कहीं आपका शेड्यूल थोड़ा बहुत तो दाएँ बाएँ होगा। और धीरे धीरे फिर 19 तारीख को रक्षाबंधन आ रहा है, तो 2-3 त्यौहार ऐसे आ रहे हैं, इसमें भी आपका जो माइंड है थोड़ा सा डाइवर्ट होगा। उसके बाद 23, 24, 25 को एग्ज़ाम हो जाएगा। 26 को फिर शायद जन्माष्टमी का त्यौहार है, तो उस वजह से थोड़ा सा फेस्टिव सीजन आ रहा है अब। तो जल्दी जल्दी अपनी तैयारी कर लीजिए, रिवीजन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और साथ में बेल आइकन दबा लेंगे। थैंक यू।